अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। उससे पहले एक बार देख लें कि इंटरल्यूकिन्स, अगर इंटरल्यूकिन्स को समझ लेंगे तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो है वो समझना आसान हो जाएगी। इंटरल्यूकिन्स क्या हैं? वो केमिकल्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन ल्यूकोसाइट्स। केमिकल्स विच आर यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन ल्यूकोसाइट्स आर नोन एज इंटरल्यूकिन्स। इंटरल्यूकिन 1, 6 एंड 8 ये करवाते हैं, सिस्टेमिक इफेक्ट होते हैं इंटरल्यूकिन 1 का, 6 का और 8 का। सिस्टेमिक इफेक्ट्स अब क्या होंगे कि फीवर होगी, साथ पेन हो रही होगी, नोजिया वोमिटिंग की कंडीशन आएगी। ये करवाते हैं इंटरल्यूकिन 1, 6 और 8। इंटरल्यूकिन 1 क्या करवाता है? फीवर करवाता है। इंटरल्यूकिन 6 एक्यूट फेज जो रिएक्शन है एक्यूट फेज प्रोटीन्स के थ्रू उसको प्रमोट करता है। इंटरल्यूकिन 6 और इंटरल्यूकिन 8 सिस्टेमिक सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, और अगर परसिस्टेंट एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो तो उसमें भी रोल होता है इंटरल्यूकिन 8 का। फिर हमारे पास आ जाता है इंटरल्यूकिन 2, ये होता है लिम्फोसाइट्स के लिए। इंटरल्यूकिन 3 स्टिमुलेट माइलोजेनेसिस, माइलोइड सीरीज जो हैं उसकी सिंथेसिस को ये प्रमोट करवाता है। इंटरल्यूकिन 3 माइलोइड सीरीज में हमारे पास क्या आ जाएगा? न्यूट्रोफिल्स, बेजोफिल्स और योसिनोफिल्स वगैरह और मैक्रोफेजेस। इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 5 ये होते हैं इयोसिनोफिल्स के लिए और बेजोफिल्स के लिए। इनको एक्टिवेट करेंगे तो ये आगे प्रोड्यूस करेंगे आईजीई और आईजीए और मास्ट सेल और हिस्टामीन वगैरह प्रोड्यूस करेंगे। इंटरल्यूकिन 6 एक्यूट फेज रिएक्शन के लिए होता है। इंटरल्यूकिन 7 जो होता है वो लिम्फोसाइट की प्रोलिफरेशन के लिए होता है। इंटरल्यूकिन 10 एंड ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा ये होते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी और हीलिंग। बाकी जितने भी हैं वो सारे इन्फ्लेमेटरी हैं, ये होते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड हीलिंग। और साथ ऐड कर लें लाइपोक्सिन्स भी। लाइपोक्सिन्स, इंटरल्यूकिन 10 एंड ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, ये है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्लस हीलिंग। इंटरफेरोन गैमा कौन सिक्रीट करता है? हेल्पर टी सेल सिक्रीट करते हैं ताकि मैक्रोफेज की रिक्रूटमेंट कर सकें। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में हमारे पास मैक्रोफेजेस होते हैं और टी सेल्स होते हैं। तो मैक्रोफेजेस की रिक्रूटमेंट के लिए हमें चाहिए होते हैं टी सेल्स, और टी सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? इंटरफेरोन गैमा, और ये एक्टिवेट करते हैं क्लासिकल पाथवे को। फिर आ जाता है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, ये प्रोड्यूस करते हैं मैक्रोफेजेस, इन्हें प्रोड्यूस करते हैं ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर को, और ये मैक्रोफेजेस में कुछ चेंजेस इंड्यूस करवाते हैं, जैसा कि उन्हें बना देते हैं एपिथेलोइड हिस्टियोसाइट्स वगैरह। तो ये हमारे पास आ गया इंटरफेरोन गैमा एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। ये इनको ऐसे याद करना है, जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा है ये हमेशा एसोसिएटेड होता है मैक्रोफेजेस के साथ। तो अब हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे इंट्रो, फिर देखेंगे कि ग्रैन्युलोमा होता क्या है, उसकी पैथोजेनेसिस, डेफिनेशन एंड स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ जॉइंट सेल देखेंगे, ग्रैन्युलोमा की टाइप्स देखेंगे और एग्जांपल्स। तो ये हमारे पास सबसे पहले आ जाती है कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती क्या है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में डैमेज और रिपेयर दोनों साइड बाय साइड चल रहे होते हैं, साथ ही डैमेज हो रहा होता है और साथ ही रिपेयर हो रही होती है। अब इसकी पैथोजेनेसिस में क्या है? सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है ये सिक्रीट करता है इंटरल्यूकिन 12 और टी सेल को बताता है कि ये एंटीजन है। टी सेल आगे टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट किया। टी हेल्पर सेल ने क्या सिक्रीट किया? इंटरफेरोन गैमा, यही बताया था। टी हेल्पर सेल क्या सिक्रीट करेंगे? इंटरफेरोन गैमा। इन्होंने मैक्रोफेजिस की रिक्रूटमेंट करवानी है। मैक्रोफेजिस ने आगे सिक्रीट करना है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, और उसकी वजह से ये हमारे पास बन गया एक ग्रैन्युलोमा। क्या हुआ कि एंटीजन प्रेजेंटेड सेल ने इंटरल्यूकिन 12 से टी हेल्पर सेल आया। टी हेल्पर सेल ने आगे इंटरफेरोन गैमा प्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से मैक्रोफेजिस जो है वो एक्टिवेट हो गए, और मैक्रोफेजिस ने आगे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा सिक्रिएट किया, जो कि इनको मॉडिफाई करेगा इनटू एपिथेलोइड मैक्रोफेजिस। तो ये ग्रैन्युलोमा की स्ट्रक्चर देखें। सबसे पहले हमारे पास होंगे अंदर मैक्रोफेजिस, मैक्रोफेजिस और एपिथेलोइड सेल्स। मैक्रोफेजिस और एपिथेलोइड सेल। एपिथेलोइड सेल है क्या? ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ मॉडिफाइड मैक्रोफेजिस हैं। जो इनका न्यूक्लियस होता है वो होता है स्लिपर शेप्ड। ये स्लिपर शेप न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, ये इनका स्लिपर शेप न्यूक्लियस है।
इनमें मॉडिफिकेशन किस चीज़ में होती है? मैक्रोफेजिस करते क्या हैं? मैक्रोफेजिस की एक तो सिक्रीटरी एक्टिविटी होती है, दूसरी फैगोसिटिक एक्टिविटी होती है। जो एपिथेलोइड सेल्स हैं इनकी सिक्रीटरी एक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है मैक्रोफेजिस, ठीक है। तो मैक्रोफेजिस और एपिथेलोइड सेल में ये है हमारे पास डिफरेंस यहाँ। फिर आ जाते हैं जाइंट सेल। मल्टीपल मैक्रोफेजिस मिलेंगे तो वो बना देंगे जाइंट सेल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। अब जाइंट सेल की ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं। ये हमारे पास कौन सा जाइंट सेल दिखाया हुआ है? ये है लैंगहेंस टाइप। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रिम होती है टी हेल्पर सेल्स की, CD4 लिम्फोसाइट की, और उसके बाद आ जाते हैं फाइब्रोब्लास्ट। अब ग्रेन्युलोमा दो तरह का होता है, केजिएटिंग भी हो सकता है, नॉन केजिएटिंग भी हो सकता है। केजिएटिंग में सेंटर में नेक्रोसिस हुई होगी, वो पिंकिश मटीरियल नजर आएगा इन माइक्रोस्कोपी। केजिएटिंग नेक्रोसिस। नॉन केजिएटिंग में सेम यही स्ट्रक्चर होगी। अब जाइंट सेल्स देखें। जाइंट सेल्स कौन कौन से टाइप है? लैंगहेंस, फॉरेन बॉडी, टूटन एंड ट्यूमर। ये इन्फ्लेमेटरी 3 जाइंट सेल हैं, ये वाले 3 इधर तक, ये इन्फ्लेमेटरी जाइंट सेल है और ये ट्यूमर वाले जाइंट सेल हैं। इन्फ्लेमेटरी में कौन सा आ गया? सबसे पहले देखें लैंगहेन। लैंगहेन में क्या है कि जो न्यूक्लियस है वो पेरिफ्री पे अरेंज होंगे, सेंट्रल नहीं होंगे, पेरिफ्री में अरेंज होंगे। अब वो पोलर फॉर्म में भी हो सकते हैं। ये 2 पोल्स बने हुए हैं, एक इस पोल पे है और एक इस पोल पे है, साउथ नॉर्थ पोल पे। पूरी एक रिम भी बना सकते हैं। मेनली इनका पैटर्न होता है हॉर्स शू शेप। बस इनमें ये याद रखना है कि ये जो न्यूक्लियस है वो पेरिफ्री पे होते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है फॉरेन बॉडी। इसमें जो न्यूक्लियस हैं वो स्कैटर्ड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म होते हैं। टूटन टाइप। टूटन टाइप में जो न्यूक्लियस हैं उन्होंने एक रिंग बनाई होती है और उनके गिर्द होते हैं वैक्यूलेटेड सेल। ये वैक्यूलेटेड सेल नज़र आ रहे हैं। ये वैक्यूलेटेड सेल क्यों हैं? ये होते हैं बेसिकली लिपिड फिल्ड सेल्स होते हैं, लिपिड फिल्ड ड्रॉपलेट्स होते हैं। ये जो वैक्यूल्स नज़र आ रहे हैं ये लिपिड फिल्ड वैक्यूल्स होते हैं। जब इनकी माइक्रोस्कोपी प्रिपेयर करते हैं तो वे वॉश आउट हो जाते हैं और एम्प्टी एम्प्टी नज़र आते हैं। तो दरमियान में सेंट्रल रिंग आ गई न्यूक्लियस की और इसके गिर्द लिपिड फिल्ड वैक्यूल्स होते हैं। और ये आगे ट्यूमर वाले कंटेन हाइपरक्रोमैटिक प्लियोमॉर्फिक न्यूक्लियस स्कैटर्ड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। ये हमें नज़र आ रहे हैं हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियस। तो ये ग्रेन्युलोमा की स्ट्रक्चर और जॉइंट सेल की टाइप्स हो गई। और एपिथेलोइड सेल्स देख लिया कि हमने क्या है, मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस हैं जिनकी बस सिक्रीटरी एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज कर गई है। ग्रेन्युलोमा क्या है कि डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी, इसे कहते हैं टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी की ये एग्जांपल है ग्रेन्युलोमा। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी में हमारे पास होते हैं मैक्रोफेजेस और CD4 हेल्पर सेल। ये टूटन टाइप दोबारा दिखाया हुआ है कि ये न्यूक्लियस की रिंग बनी हुई है और इसके गिर्द ही हमें वैक्यूलेटेड जो है रिम नज़र आ रही है। ये वैक्यूल्स नज़र आ रहे हैं जो कि लिपिड फील्ड वैक्यूल्स हैं। तो ये ट्यूटन टाइप। अब टाइप्स ऑफ ग्रेन्युलोमा देख लें। केजिएटिंग है ग्रेन्युलोमा और नॉन केजिएटिंग ग्रेन्युलोमा। केजिएटिंग की क्या क्या एग्जांपल हैं? ट्यूबरक्लोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, सिफिलिस और कोक्सीडियोमाइकोसिस। जो इन्फ्लेमेटरी हैं या जो इन्फेक्शियस ग्रेन्युलोमा हैं वो मोस्टली होते हैं केजिएटिंग ग्रेन्युलोमा, और जो नॉन इन्फेक्शियस हैं वो होते हैं नॉन केजिएटिंग ग्रेन्युलोमा। लेकिन ये एक्सक्लूसिव रूल नहीं है, मोस्ट है, सारे के सारे ऐसे नहीं हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है TB, सार्कोइडोसिस, होजकिन लिम्फोमा, और एक और एग्जांपल ऐड करें क्रोन डिजीज, कैट स्क्रैच डिजीज़ भी आ जाएगी इसमें। तो 4 एग्जांपल मस्ट याद कर लेनी है। इसमें TB, हिस्टोप्लाज्मोसिस, सिफिलिस एंड कोक्सीडियोमाइकोसिस। इसमें आ जाएगा TB, सार्कोइडोसिस, होजकिन लिम्फोमा एंड क्रोन डिजीज़। तो ये था आज का लेक्चर। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।